अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ द सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ नावल चांद तारों की रोशनी में। हाँ, अच्छा लग रहा है, तुम लोग अंदर चलो, उन्होंने टाला। और जैसे ही अंदर आई मोमानी मिल गई। अब आ रही हो? कहा भी था कि सुबह से आ जाना, उन्होंने खफा होते हुए कहा। वो मोमानी बस आते आते देर हो गई। मामू कहाँ हैं? सिंगार ने मोमानी की बात का रुख बदल दिया। तुम्हारे मामू अंदर हैं, तुम ऐसा करो अंदर चली जाओ। कोई भी नहीं है, मैं अभी आती हूँ। वो लॉन अबूर करती हुई ड्राइंग रूम में आ गई। वहाँ मामू और अम्मी बातें कर रही थीं। अम्मी आप कब अंदर आ गईं? उसे हैरत हुई। अपनी हैरत में मामू को सलाम भी नहीं किया। अभी आई हूँ। क्या हमारी सिंगार बेटी को रोज़ा इतना लग रहा है जो वो सलाम करना भूल गई? वो शर्मिंदा होने लगी। अस्सलामुअलैकुम। उसने जल्दी से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। अब आ रही हो? बस मामू, वैसे ये घर बहुत अच्छा सजाया है। तुम्हें पसंद आया? मामू ने हंसते हुए कहा। अम्मी, ये सायरा, मायरा, अली, अहमद कहाँ हैं? वो ऊपर हैं, तुम भी चली जाओ। वो ऊपर आ गई। वहाँ खूब शोर हो रहा था। शोर अनस के रूम में हो रहा था। वो अंदर चली गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो आंखें खोले उसे देख रही थी। अनस, तुम कब आए? और मुझे तो किसी ने नहीं बताया। वो बहुत खुश थी। बहुत सालों बाद बचपन का कोई साथी यूँ अचानक मिला था। अस्सलामुअलैकुम, उसने मुस्कुराते हुए सलाम किया। वो शर्मिंदा होने लगी। वो मैं भूल गई थी। सभी हंस रहे थे। मुझे याद था, मैं आज सुबह आया हूँ। रही अचानक वाली बात, तो वो यूँ नहीं है। सबको मालूम था सिवाय तुम्हारे। मैंने खुद मना किया था। वो सीने पर हाथ रखे हुए मुस्कुरा रहा था। क्यों मना किया था? वो अब लड़ने के मूड में थी। तुम्हारे चेहरे पर ये अचानक वाली खुशी कैसे देखता? उसने शरारत से देखा। अम्मी की आवाज़ पर सब लोग ऊपर से नीचे आ गए। सभी लोग लॉन में जमा थे। अब काफ़ी मेहमान आ चुके थे। अनस रिश्तेदारों से मिलता हुआ उसकी चेयर के करीब आ गया। जब ये अजान की आवाज़ आई, वो जल्दी से उसकी तरफ आ गया। अनस, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा तुम यूँ अचानक मेरे सामने हो गए। तुम्हें तो शायद 6 माह बाद आना था। बस वहाँ का काम ख़त्म हो गया। मेरा वैसे भी वहाँ कभी दिल नहीं लगा। अब बाकी बातें बाद में होंगी। मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। वह खुद भी वहाँ आ गई जहाँ सब लोग नमाज़ अदा कर रहे थे। हाँ, अब बताओ क्या पूछ रही थी? वो फारिग होकर उसके पास आ गया। पहले तो ये बताओ, वहाँ भी रोज़े रखते थे या यहाँ आकर रख रहे हो? उसने इंक्वायरी की। जी नहीं, मैं वहाँ पर भी बाकायदगी से रोज़े और नमाज़ पढ़ता था। अब तुम ये बताओ, तुम्हारा रिज़ल्ट कब आ रहा है? शायद 10 दिन के अंदर आ जाए। वैसे मुझे हैरत है, अहमद ने भी मुझे नहीं बताया। उसे मैंने मना किया था। बता देता तो पिटाई बहुत होती। अब तुम्हारे आगे के क्या प्लान हैं? देखो, वैसे तो मास्टर्स करने के हैं। उस रात उन लोगों ने काफ़ी रात तक बातें की। 1 बजे के करीब वे लोग घर गए। अहमद वहीं रुक गया था क्योंकि भाई इतने सालों बाद वापस आया था। अम्मी, 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 कहाँ हैं आप? अली की आवाज़ देते हुए आ रहा था। क्या है, क्यों इस तरह शोर कर रहे हो? अम्मी किचन में थी। अम्मी, हमारे घर कब की इफ्तार पार्टी है? मुझे अपने दोस्तों को इनवाइट करना है। इस संडे को है। मेरा इरादा तो जुमे को था, पर तुम्हारे अब्बू को कहीं और जाना था। अम्मी ने अनस को पहले ही बुलवा लिया था। काम वैसे भी सब हो गए थे, बस इस तरह मिल बैठने का मौका मिल जाता है। अम्मी ने फूफो के घर भी पैगाम दिया था, वो लोग रात ही आ जाएं, लेकिन वहाँ से सिर्फ आहद आया था। आहद अनस को देखकर चौंक सा गया। सिंगार उससे काफ़ी हंसी मजाक कर रही थी। वो भी बस उसी से बातें कर रहा था, जबकि आहद का खून खौल रहा था, लेकिन मजबूर था। अपना गुस्सा दबाते हुए उनकी तरफ आ गया। कैसी हो सिंगार? उसने अनस की मौजूदगी को इग्नोर कर दिया। हाँ, मैं ठीक हूँ, इनसे मिलो। ये मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और कज़िन मोहम्मद अनस यूसुफ, यूसुफ मामू के बेटे। उसने तारुफ कराया। हेलो। अनस ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया तो आहद को भी मिलाना पड़ा, वरना दिल नहीं चाह रहा था। वहीं वो भी बैठ गया। सिंगार और अनस न जाने कब कब की बातें कर रहे थे। सिंगार उसे पूरी तरह इग्नोर कर रही थी। थोड़ी देर तक तो बर्दाश्त करता रहा, फिर उठ गया। बैठो आहद, सिंगार ने रोका। नहीं चलूँगा, तुम वैसे भी मसरूफ़ हो। वो तंज करके चला गया। कोई और वक्त होता तो वो उसकी तबीयत साफ़ कर देती, लेकिन अनस के आने की खुशी में सब भूली हुई थी। वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। फूफो की पूरी फैमिली दोपहर तक आ गई थी, लेकिन आहद नहीं आया था। वो बस थोड़ी देर के लिए आया था और आज चुप चुप सा था। ना तो उसने सिंगार से बात की। वो खुद भी अनस के साथ मसरूफ़ थी।
ابھی نہ جاؤ احد، ابھی اتنی دیر تو نہیں ہوئی۔ وہ جانے لگا تو وہ روکنے لگی۔ مجھے کچھ کام ہے، کل آؤں گا۔ وہ جانے لگا، پھر رک کر کہنے لگا، سنو، میں رات کو تمہیں فون کروں گا، بھولنا مت۔ وہ ہنسنے لگی۔ ایسی کیا بات ہے جو فون پر ہی کہی جا سکتی ہے؟ شاید ایسا ہی ہو، اس نے گول مول سا جواب دیا اور چلا گیا۔ وہ بھی سب کام نپٹا کر اپنے کمرے میں کافی لے کر آ گئی تھی کیونکہ تھک بہت گئی تھی۔ سبھی لوگ اپنے اپنے کمرے میں تھے۔ وہ لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھیں بند ہونے کو تھیں جب ہی فون کی بیل بجنے لگی۔ وہ اٹھ گئی۔ نمبر دیکھا تو انس کا تھا، لیکن دوسری طرف لائن کٹ چکی تھی۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر فون کی بیل بجی۔ اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو انس، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ میں احد، تمہیں ڈسٹرب کیا؟ تم تو کسی اور کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ طنز کر گیا۔ ہاں احد، میں سمجھی انس کا ہے، تم سے پہلے اس کا ہی تھا، وہ کہنے لگی۔ اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ رات کو فون آنے لگے۔ احد، تمہارا دماغ تو درست ہے، تم کس طرح مجھ سے بات کر رہے ہو؟ میں نے تو وہ ایک بات کہی تھی، اچھی نہیں لگی تو اور بات ہے۔ احد، تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ تمہیں کوئی کام ہے تو کہو، ورنہ فون رکھو، انس کا فون آنے والا ہے۔ اس نے غصے سے کہا۔ اس کی باتوں سے اس کا دماغ تپ گیا تھا۔ اس نے فون رکھ دیا۔ اس کا دماغ کھولنے لگا۔ اس نے نمبر دیکھا تو انس کا تھا۔ اس نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو انس۔ ہاں سنگار، پہلے شاید لائن کٹ گئی تھی، پھر تمہارا فون بزی تھا۔ ہاں، وہ احد کا فون آیا تھا۔ اس کا موڈ تو بہت خراب تھا، لیکن اس نے انس پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ سنگار، میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اسے غور سے سننا، پھر سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ انس، تم سسپینس کیوں پھیلا رہے ہو؟ وہ چڑ گئی۔ سنگار، آر یو اوکے؟ وہ پوچھنے لگا۔ یس، آئی ایم فائن، پلیز کہو کیا بات ہے؟ وہ ہنسنے لگی۔ تھینکس، تم ہنسی تو۔ میں تو سمجھا شاید تم ناراض ہو۔ نہیں، بس وہ نیند آ رہی ہے۔ اب جلدی کہو کیا کہہ رہے ہو؟ سنگار، آئی لو یو، ول یو میری می؟ اس نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ انس، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ حیران تھی۔ وہ تو اسے ایک دوست سمجھتی تھی۔ دیکھو، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، میری بات غور سے سنو اور سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ میں نے تمہیں پرپوز کیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، مجھے بتا دینا، لیکن ابھی نہیں، کچھ وقت سوچ لو۔ اگر جواب نامی بھی ہوا تو ہم اچھے دوست ہوں گے۔ انس، تم نے مجھے ڈسٹرب کر دیا، ابھی تو مجھے بہت کچھ کرنا تھا۔ ابھی میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں نے تمہیں کل ہی شادی کرنے کے لیے تو نہیں کہا۔ سوچ لو، اور جو کام تم کرنے کا سوچ بیٹھی ہو، کیا وہ شادی کے بعد نہیں ہو سکتے؟ وہ بحث کرنے لگا۔ انس، تم سمجھے نہیں، ابھی بہت پڑھنا ہے، کچھ کر کے دکھانا ہے۔ وہ ایک جوش سے کہنے لگی، میں تمہیں پڑھنے کے علاوہ بھی کسی کام سے منع نہیں کروں گا، لیکن ایک بار میرے بارے میں سوچ لو۔ اس نے فون رکھ دیا۔ سنگار پوری طرح ڈسٹرب تھی۔ یہی سوچتے سوچتے وہ سو گئی۔ اماں، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی جب ہی احد آ کر کہنے لگا۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ دعا مانگ کر فارغ ہوئیں اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ کیا بات ہے بیٹا؟ ایسی کیا بات ہے جو تم اس طرح کہہ رہے ہو؟ وہ اماں، آپ ماموں کے گھر چلی جائیں۔ وہ رک رک کر کہنے لگا۔ کیوں چلی جاؤں؟ ابھی پرسوں ہی تو گئی تھی اور روزوں میں جانے کا دل نہیں چاہتا۔ انہوں نے بات ہی ختم کر دی۔ اماں، آپ میری بات سمجھی نہیں۔ آپ ماموں کے گھر سنگھار کے لیے جائیں۔ اب وہ مطلب کی بات پر گیا۔ سنگھار کے لیے؟ ماں قربان اپنے لال پر، کیوں نہیں جاؤں گی؟ اور دیکھتی ہوں کیسے منع کرتے ہیں۔ آخر کیا کمی ہے میرے بیٹے میں؟ انہیں ایسا اچھا داماد کہاں مل سکتا ہے؟ اماں کی باتیں سن کر وہ خود پر فخر محسوس کرنے لگا۔ ایک دم میں ہلکا سا ہو گیا، اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب کہو سنگار، کیسے مجھے اگنور کرو گی؟ میں تو تمہارے سارے حقوق کا حقدار ہوں گا، اور دیکھتا ہوں اس انس کے بچے کو کیسے تمہیں مجھ سے جدا کرتا ہے۔ اس کے اندر کا کمینہ پن اس کی سوچ میں سمانے لگا۔ وہ مسکرا رہا تھا جیسے سنگھار کی اس سے شادی ہو گئی ہو۔ اماں، بھائی کی تعلیم سنگھار سے کم ہے اور وہ پڑھ رہی ہے۔ سمیرہ سے رہا نہ گیا تو بول اٹھی، جبکہ حمیرہ چپ تھی۔ مرد کی تعلیم کون دیکھتا ہے؟ بس یہ دیکھنا کافی ہے وہ کماتا ہے، اور میرے بیٹے میں ایک خوبی ہے، دیکھتی ہوں وہ کیسے منع کرتی ہے۔ اماں بولی تو ان کے لہجے میں فخر تھا۔ لیکن اماں، وہ سنگار پڑھ رہی ہے۔ سمیرہ پھر بولی، تجھے بھائی کی شادی کا کوئی ارمان نہیں؟ میں نے تو بہنیں
ऐसी देखी हैं जो भाइयों की खुशी देखने के लिए तैयार रहती हैं। एक तुम लोग हो, मेरी जान का अजाब, जाकर मरो कहीं, मेरी जान छोड़ो। अम्मा फिर गुस्सा करने लगी। वह तीनों मुंह लटकाकर अंदर चली गईं। तुम्हें क्या ज़रूरत थी अम्मा का इतना अच्छा मूड ख़राब हो गया? हुमैरा गुस्सा करने लगी। बाजी, क्या मैंने गलत कहा था? वो अब उससे कह रही थी। मैं मानती हूँ तुम सही कह रही हो, लेकिन अहद भाई कोई जाहिल नहीं है, बीकॉम किया हुआ है। अब तुम अम्मा से या किसी से इस मौजू पर कोई बात ना करना। वो पैर पटकती अपने कमरे में आ गई। अम्मा वैसे तो रोज़ों में कहीं भी आने जाने से चिढ़ती थी, लेकिन बेटे की आरज़ू सुनकर रह न सकीं और सुबह ही भाई के घर आ गईं। रात वाली बात की वजह से किसी एक लड़की को भी साथ न लिया। अरे कौसर, तुम खैरियत? सभी को मालूम था वह रमज़ान में शदीद ज़रूरत के वक्त ही कहीं आया जाया करती थी। यास्मीन ने खैरियत दरियाफ्त की। हाँ, सब खैरियत है, बस ऐसे ही आ गई। सब लोग कहाँ हैं? वो सब भाईजान की तरफ गए हुए हैं और सिंघार यूनिवर्सिटी गई है। और वली कैसा है? मैं पूछने लगी। आज वो भी घर पर हैं, शाम में एक जगह जाना है। सुबह से वैसे उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम बैठो, मैं बुलाती हूँ। लो, वो खुद ही आ गए। अस्सलाम वालेकुम। और कैसी हो कौसर? वो बहन को देखकर खुश हो गए। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, और तुम कैसे हो? फिर वह लोग काफ़ी देर तक बातें करने लगे। वह फिर अपने मतलब की तरफ आईं। वली, मैं आज एक ख़ास काम के लिए आई हूँ। उम्मीद है मेरा भाई मुझे मायूस नहीं लौटाएगा। ऐसी क्या बात है कौसर, तुम कहो। वो संभल कर बैठ गए। वली और यास्मीन, मैं आज तुमसे अहद के लिए सिंघार का हाथ मांगने आई हूँ। अगर तुम कहो तो मैं बाकायदा रिश्ता लेकर आऊँ। उन्होंने वो बात कह दी जिसका वलीउल्लाह को डर था। वो पहले कुछ सोचते रहे, फिर संभल कर कहने लगे। हाँ, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, बस अभी सिंघार पड़ रही है, बाद में देखेंगे। उन्होंने टाला। नहीं वली, मुझे सही जवाब दो। इतना तो पढ़ लिया है, मुझे कोई सिंघार से नौकरी नहीं करवानी। मुझे जल्दी से हाँ कह दो ताकि मैं मंगनी की रस्म अदा करूं और हुमैरा के साथ अहद की शादी भी कर दूं। वह खुद तो घर से पूरी तैयारी के साथ निकली थी। वो दोनों मियाँ बीवी घबरा गए, क्योंकि कल ही यूसुफ मामू ने अनस के लिए सिंघार का रिश्ता दिया था। उन्होंने ये बात बहन को नहीं बताई। वह खुद सोच रहे थे कि किसको मना किया जाए। वली तो चुप थे। यास्मीन कहने लगी। कौसर, आखिर फैसला तो सिंघार ही को करना है। हम लोग जबर के कायल नहीं हैं। मैं सिंघार से बात करूंगी। उन्होंने बात संभाल ली। उन्हें नागवार तो गुजरा कि वह लोग सिंघार से पूछ कर जवाब देंगे, लेकिन फिर भी चुप कर गईं और उन लोगों के बहुत इसरार पर भी रुकी नहीं। यास्मीन, सोचो क्या करें। तुम ऐसा करो, सिंघार से बात करो और दोनों प्रपोज़ल के बारे में उसे बताओ, बल्कि उसकी राय लो। देखते हैं वो क्या कहती है। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। मैं करती हूँ रात को उससे बात। अम्मी जब इशा की नमाज से फारिग हुई तो सिंघार के कमरे में आ गईं। वहाँ तो सारे बच्चे बैठे थे। वो किस तरह वो बात सिंघार से करती। अम्मी देखें, अली मुझे पैसे नहीं दे रहा है, मुझे ईद के सूट लेने हैं। सायरा कहने लगी। अम्मी देखें, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये अहमद दे रहा है, उससे नहीं ले रही। अली ने ही अपनी बात कह दी। इससे क्यों लूँ? इसने मेरे प्रैक्टिकल जर्नल पर कार्टून बना दिया और मिस फरीदा का नाम लिख दिया। जब जर्नल चेक हुआ तो मिस गुस्से में आ गई और मेरी क्लास में खूब खबर ली। मैंने बहुत कहा मिस ये मैंने नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने मुझे सज़ा के तौर पर क्लास से बाहर भेज दिया और आइंदा के लिए वार्न किया कि मैंने फिर ऐसा किया तो मैडम से शिकायत कर देंगी। अम्मी, आप जानती हैं मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई, वो कह रही थी, जबकि वह चारों दबी दबी मुस्कुराहट के साथ हंस रहे थे। हंसी तो अम्मी को भी आ रही थी, फिर भी उसे दिखाने के लिए कहने लगी। अहमद, आइंदा ऐसा ना करना। उसने उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देख ली तो वह वॉकआउट कर गई, जबकि वह सब अब ज़ोर से हंस रहे थे। फिर अम्मी ने अली को बाज़ार भेज दिया। अहमद और नबील भी बाहर निकल गए। अब कमरे में सिंघार अकेली थी। अम्मी, ये अहमद बहुत शरारती है, ये कब बड़ा होगा? वो अब हंस रही थी। हाँ, सायरा से तो 1 मिनट के लिए नहीं बनती। वो सिंघार, मुझे तुमसे बात करनी थी। जी अम्मी, कहें। वो अलमारी में कपड़े रखने लगी।